हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अंकित पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्सर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आज हम देखेंगे कि अल्सर क्या होता है और उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, अल्सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्सर की डेफिनेशन के बारे में। तो जो अल्सर है वो जनरली किसी जगह पर इरोजन हो जाता है, जिससे वहाँ की जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो वहाँ से हट जाती है। इससे वहाँ पर पेन कॉज हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, तो उसे अल्सर कहते हैं। ओके। तो अब इसका करेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एन अल्सर इज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम, that is skin or mucous membrane, either following molecular death of the epithelium or its traumatic injury. ओके। तो हम अब अल्सर के एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में चार चीजें देखने को मिलती हैं: मार्जिन, एज एंड बेस एंड फ्लोर। ओके। तो इसे एक एक करके समझेंगे। पहला है मार्जिन, जंक्शन बिटवीन द नॉर्मल एपिथेलियम एंड अल्सर। यह है नॉर्मल एपिथेलियम और यह है अल्सर, इनके बीच का जो जंक्शन है उसे मार्जिन कहते हैं। दूसरा है फ्लोर, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ अल्सर, मतलब जहां पर अल्सर हुआ है, जहां तक। ओके। ये अल्सर है और उसके निचले भाग को फ्लोर कहेंगे, मतलब ये इसका फर्श है जहां पर अल्सर हुआ है। तीसरा पॉइंट है एज, एरिया बिटवीन द मार्जिन एंड द फ्लोर, मतलब फ्लोर और मार्जिन इसके बीच का जो एरिया है उसे एज कहेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है बेस, एरिया ऑन विच द अल्सर रेस्ट, मतलब जहां पर अल्सर रखा हुआ है। ये अल्सर है और जहां तक इसका फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर के नीचे का जो भाग है जहां पर अल्सर नहीं हुआ है, जिसके ऊपर अल्सर है, तो इसे बेस कहेंगे। ओके। तो अब हम अल्सर के डिफरेंट टाइप के एज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है स्लोपिंग, जैसे ढाल की तरह अगर एज है तो इसे स्लोपिंग एज कहेंगे। ये वेनस अल्सर या हीलिंग अल्सर में देखने को मिलता है। दूसरा है पंचेड आउट, एकदम सीधा एज हो, जैसे किसी ने छेद किया हो, तो इसे पंचेड आउट एज कहेंगे। ये न्यूरोपैथिक या डायबिटिक अल्सर में देखने को मिलता है। तीसरा है अंडरमाइंड एज, जैसे कि किसी ने अंदर की तरफ सुरंग किया हो, तो इस तरह का अगर एज है तो इसे अंडरमाइंड एज कहेंगे, जैसे डेकुबिटस अल्सर, बेडसोल अल्सर या ट्यूबरकुलर अल्सर में देखने को मिलता है। अगला है रोलिंग एज, इस तरह से पहाड़ की तरह उठा हुआ है अगर एज है तो इसे रोलिंग एज कहेंगे। ये बेसल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। अगला है इवर्ट, बाहर की तरफ निकला हुआ एज, अगर इस तरह का एज है तो इसे इवर्ट एज कहेंगे और ये सिक्यूमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। ओके। अल्सर के क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे, जिससे आपको इसे याद करने में और समझने में आसानी होगा। तो जो अल्सर का क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है। पहला है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह के अल्सर होते हैं। पहला है स्प्रेडिंग अल्सर, दूसरा हीलिंग अल्सर और तीसरा क्रोनिक या नॉन हीलिंग या कैलस अल्सर। पैथोलॉजिकल टाइप के क्लासिफिकेशन में पहला है नॉन स्पेसिफिक अल्सर, दूसरा स्पेसिफिक अल्सर और तीसरा मेलिगेंट अल्सर। इसमें हम नॉन स्पेसिफिक अल्सर के अलग अलग तरह के अल्सर इसमें पढ़ेंगे हम, और स्पेसिफिक अल्सर में भी हम तीन तरह के अल्सर्स पढ़ेंगे और मेलिगेंट में भी तीन तरह के अल्सर्स पढ़ेंगे। ओके। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो है स्प्रेडिंग अल्सर। स्प्रेडिंग अल्सर वो अल्सर होते हैं कि जिनकी सराउंडिंग स्किन है वो इन्फ्लेम्ड होती है। ओके, मतलब चारों तरफ उनके स्वेलिंग होता है स्किन में, और जो उसका फ्लोर होता है वो कवर्ड बाई स्लग होता है। अब ये स्लग क्या चीज़ होता है, ये मैंने आपको नोट में बताया है कि स्लग इज डेड सॉफ्ट टिश्यू। ये डेड सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है, वो उससे फ्लोर ढका होता है। ओके। इसके अलावा एक टिश्यू होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो कि हाईली सेलुलर और वेस्कुलर टिश्यू है, जो कि बॉडी के द्वारा ही बनता है। मतलब बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, उसके द्वारा ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है और ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। जब भी कोई बाहरी कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू उसको घेर लेते हैं और उसको मार डालते हैं। और इसके अलावा ये घाव को भरने में भी हेल्प करते हैं। तो इट कंटेन्स कोलेजन, ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट, इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। इनकी वजह से ये घाव को भरते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं।
तो इसका एविडेंस स्प्रेडिंग अल्सर में नहीं मिलता है, नो एविडेंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसके अलावा इसमें प्रूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जैसे एक मवाद टाइप का डिस्चार्ज हमेशा होता रहता है इस अल्सर से। तो ये था स्प्रेडिंग अल्सर। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे टाइप के अल्सर में, जिसमें दूसरा टाइप है हीलिंग अल्सर। हीलिंग अल्सर में उस तरह के अल्सर आते हैं जिसमें सराउंडिंग स्किन इन्फ्लेम्ड नहीं होती है। ओके, सराउंडिंग स्किन इज नॉट इन्फ्लेम्ड, मतलब चारों तरफ स्वेलिंग नहीं होगी इसके स्किन के। ओके, और जो फ्लोर होता है वो कवर विथ ग्रेनुलेशन टिश्यू, मतलब ग्रेनुलेशन टिश्यू से फ्लोर कवर्ड होता है, ढका होता है। एज में एक ब्लूइश आउटलाइन दिखती है जो कि ग्रोइंग एपिथेलियम की आउटलाइन है। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा ब्लूइश दिखती है। और इसमें स्लाइट सीरस डिस्चार्ज मिलता है, मतलब बहुत थोड़ा सा पानी की तरह, थोड़ा तरल की तरह डिस्चार्ज इसमें दिखता है। नेक्स्ट जो अल्सर है वो है कैलस अल्सर या फिर नॉन हीलिंग अल्सर। इसमें पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू इन द फ्लोर, मतलब फ्लोर में पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू पाया जाता है। एंड कंसिडरेबल इंडुरेशन एट द बेस, एज एंड सराउंडिंग स्किन, मतलब जो बेस है, एज है और सराउंडिंग स्किन है, चारों तरफ की जो स्किन है उसमें हार्डनेस और थोड़ा थिकनेस होगा। सो नो टेंडेंसी टुवर्ड्स हीलिंग, इसमें हीलिंग की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। और इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो मिनिमम होता है या फिर अब्सेंट हो सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर, जिसमें थ्री टाइप के अल्सर होते हैं। पहला नॉन स्पेसिफिक अल्सर, दूसरा स्पेसिफिक अल्सर और तीसरा मेलिग्नेंट अल्सर। जिसमें नॉन स्पेसिफिक अल्सर में ट्रॉमेटिक अल्सर को पढ़ेंगे, फिर आर्टेरियल अल्सर को पढ़ेंगे, वेनस अल्सर को पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल अल्सर को पढ़ेंगे, ट्रॉफिक अल्सर को पढ़ेंगे और मिससेलेनियस अल्सर को पढ़ेंगे। इसी तरह स्पेसिफिक अल्सर में हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलर अल्सर, सिफिलिटिक अल्सर और सॉफ्ट सोर। और मेलिग्नेंट अल्सर में हम पढ़ेंगे बेसल सेल कार्सिनोमा और सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा। और इस मेलिग्नेंट मेलिनोमा को हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले नॉन स्पेसिफिक अल्सर के, ट्रोमेटिक अल्सर से। ट्रोमेटिक अल्सर होने के कई कॉजेज हो सकते हैं। उसमें पहला जो कॉज है वो है मैकेनिकल अल्सर, जिसमें ड्यू टू ट्रॉमा या शू बाइट की वजह से ये अल्सर होता है। जैसे कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई टाइट जूता पहन ले, उससे उसका जो पैर है कट जाए, तो उससे मैकेनिकल अल्सर होता है। इसके अलावा दूसरा है इलेक्ट्रिक बर्न, कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जल जाए, मतलब उसको करंट लग जाए, तो जब बॉडी में करंट इंटर करता है और जहाँ से निकलता है वहाँ पर एक वुंड बन जाता है, घाव हो जाता है, और वो धीरे धीरे अल्सर बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा केमिकल बर्न, कुछ लोग केमिकल से जल जाते हैं जैसे कास्टिक से या फिर एसिड से, तो उसे केमिकल बर्न की वजह से अल्सर हो सकता है। इसी तरह थर्मल बर्न होता है, जैसे कोई आग से, फायर से या फिर हीट से जल गया हो, तो उसे थर्मल बर्न कर सकते हैं। ठीक है, इन सब कॉजेज की वजह से ट्रॉमेटिक अल्सर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्ट्रियल अल्सर की। तो आर्ट्रियल अल्सर होता क्यों है? दिस टाइप ऑफ अल्सर यूजुअली डेवलप ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब अपर्याप्त ब्लड सप्लाई की वजह से आर्ट्रियल अल्सर होता है। तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता क्यों है, इसके भी कई कॉजेज हो सकते हैं। तो उसमें जो पहला कॉज है वो है एथरोस्क्लोरोसिस। एथरोस्क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, हाथ पैर की जो आर्टरीज हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे यहाँ पर इस्कीमिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और यहाँ पर अल्सर हो सकता है, मतलब अल्सर बन सकता है। तो एथरोस्क्लोरोसिस ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ आर्ट्रियल अल्सर। इसमें जो दूसरा कॉज है वो है बर्गस डिजीज या डायबिटीज में आल्सो रिजल्ट इन दिस कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बर्गर डिजीज क्या होता है। तो बर्गर डिजीज ये होता है कि जो हाथ पैर की जो स्मॉल और मिडिल साइज की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन होने से वहाँ पर ऑक्लूजन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिससे आगे की जो यहाँ की ब्लड सप्लाई होगी वो ब्लॉक हो सकती है या फिर कम हो सकती है। इससे यहाँ पर इस्कीमिया होगा और यहाँ पर अल्सर हो सकता है। ठीक है, इसको बर्गस डिजीज कहेंगे। इसके अलावा जो है डायबिटीज, डायबिटीज में आप जानते हैं कि ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो ब्लड जो ग्लूकोज ज़्यादा होता है वो ब्लड वेसल्स में जमने लगता है। तो ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज जमता है और उसके साथ ही लिपिड भी यहाँ पर जमने लगता है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब ब्लड सप्लाई कम होगी यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पर अल्सर हो सकता है। और इसके अलावा जो कॉज है वो ये है कि बार बार
ट्रॉमा हो जाने से या फिर इन्फेक्शन हो जाने से आर्टेरियल अल्सर हो सकता है। मतलब यहाँ पर बार बार चोट लगे या फिर इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन हो, तो इसकी वजह से यहाँ की जो आर्टरी है वो डैमेज हो जाएगी, तो यहाँ पर एक अल्सर बन सकता है। ओके, तो आर्टेरियल अल्सर की बात करें तो वो यूजुअली होता है एंटीरियर और लेटरल साइड, लेग के एंटीरियर और लेटरल साइड में, ठीक है। और ज़्यादातर होता है लेग में और ऑन टो और हिल में। ओके, ये इसके साइड है जहाँ पर ये आर्टेरियल अल्सर ज़्यादा होता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पेन इज चीफ कंप्लेन। इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इसमें पूरी स्किन इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब डिस्ट्रक्शन द होल स्किन एंड डीप फेसिया, और ये डिस्ट्रक्शन बोन तक भी हो सकता है, कभी कभी बोन भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस तरह के अल्सर को आर्टेरियल अल्सर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेनस अल्सर। वेनस अल्सर ज़्यादातर पैर में होता है, इसलिए इसे कॉमन अल्सर ऑफ लेग कहते हैं। और इसका जो कॉज है वो मेनली ये है कि जो वेन्स होते हैं जैसे वेरिकोज वेन है, उसमें प्रेशर की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। इससे लोअर वन थर्ड जो लेग है या फिर एंकल है उसमें अल्सर हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि द बेसिक कॉज ऑफ वेनस अल्सर इज एबनॉर्मल वेनस हाइपरटेंशन इन द लोअर थर्ड ऑफ लेग एंड एंकल्स। और ये अल्सर ज़्यादातर पेनलेस होते हैं, मतलब इनमें पेन नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहा गया है अ पेनलेस नॉन हीलिंग अल्सर। A venous ulcer is characterized by hyperpigmentation and eczema of the skin around the ulcer। मतलब अल्सर के चारों ओर जो स्किन होती है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है और एक्जिमा हो जाता है, मतलब थोड़ा रेडनेस होगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो वेन्स होती हैं वो जस्ट स्किन के नीचे ही होती हैं, इसलिए इट नेवर पेनिट्रेट्स डीप फेसिया, मतलब ये ज़्यादा डीप में नहीं जाती हैं। जैसे आर्टियल अल्सर जो था वो डीप फेसिया तक जाता था, ये वहाँ तक नहीं जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये स्किन पर ही रहता है। तो इसमें जो सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ वेन्स में प्रेशर हुआ है, प्रेशर आया है जिससे हाइपरटेंशन हुआ है, तो वहाँ पर डिस्कलेशन होगा और फिर वहाँ पर एक्जिमा होगा, फिर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा। और जो ये अल्सर होता है वो ज़्यादातर ओएल अल्सर होता है, मतलब ओएल आकार का अल्सर होता है। तो इसका जो स्टेज हम फिर से देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर रेडनेस होगा और इन्फ्लामेशन होगा स्किन में। ओके, ये लोअर लेग में हो रहा है, लोअर वन थर्ड या लोअर लेग, ठीक। और इसमें लीक होगा फ्लूइड, मतलब इससे जो इन्फ्लामेशन जहाँ पर हुआ है वहाँ से फ्लूइड लीक होगा। और इसके बाद यहाँ के जो टिश्यू होंगे वो डेड होंगे, और जो टिश्यू डेड हुए हैं वो वाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिखेंगे, ठीक है, वाइटिश स्मॉल एरिया ऑफ डेड स्किन। और ये जब ये गिर जाएंगे तो यहाँ पर एक घाव बन जाएगा, ठीक है, और ये वेनस अल्सर कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉफिक अल्सर। ट्रॉफिक अल्सर का होने का जो कॉज है वो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच अल्सर इज रिपीटेड इंजरी और प्रेशर इन एन एरिया। मतलब एक ही जगह पर बार बार चोट लगती रहे या फिर प्रेशर बना रहे, तो उससे ट्रॉफिक अल्सर हो सकता है। जैसे हम प्रेशर के बारे में बात करें तो एक पेशेंट कोमा में है और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है और वो हॉस्पिटल में एक ही करवट सो रहा है, तो उससे उसके बैक ऑफ हेड में, शोल्डर में, एल्बो में, उसके बैक में और जो उसका बटक रीजन है उसमें एक हमेशा प्रेशर बना रहता है जिससे उससे अल्सर हो सकता है उसको, ठीक है। इसमें नर्व इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे न्यूरोपैथी कहते हैं। नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, मतलब इसको सेंसेशन का ज्ञान नहीं होता है कि नमनेस हो रहा है, कि पेन हो रहा है, या पोजीशन का इसे आभास नहीं होता है। इसके जो एग्जांपल हैं जैसे डायबिटीज न्यूरोपैथी। डायबिटीज में क्या होता है कि नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसे डायबिटीज न्यूरोपैथी कहते हैं, उसकी वजह से भी ट्रॉफिक अल्सर हो सकता है। और एल्कोहलिक न्यूरोपैथी भी की वजह से भी हो सकता है। और सिफिलिस में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, इससे ट्रॉफिक अल्सर हो सकता है। और लेप्रोसी में भी नर्व इन्वॉल्व होता है या नर्व डैमेज होता है, उसमें भी न्यूरोपैथी होती है। मतलब इन सब रीजनों में न्यूरोपैथी होती है और इससे ट्रॉफिक अल्सर होता है। इसे कहते हैं बेड सोर, प्रेशर सोर या फिर ड्यूकिबिटस अल्सर, जिसमें एक ही साइड सोने की वजह से पेशेंट के प्रेशर की वजह से उसमें घाव बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अल्सर है वो है ट्रॉपिकल अल्सर। ट्रॉपिकल अल्सर मतलब ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, जैसे इंडिया हुआ, अफ्रीका हुआ। ये एक तरह का एक्यूट अल्सरेटिव स्किन डिजीज है जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, इंडिया,
और अफ्रीका। ओके। इसका जो कॉज है वो ये है कि जैसे किसी पेशेंट को माइनर ट्रॉमा हुआ हो या फिर इंसेक्ट बाइट हुआ हो, वहाँ पे कोई छोटा सा घाव हो, उससे ये बैक्टीरिया जो है उनका इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? फ्यूजोबैक्टीरियम फ्यूजीफॉर्मिस या फिर बोरेलिया विंसेंटी। ये बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और अल्सर कॉज करते हैं। इस तरह के अल्सर में एक्यूट पेन होता है और एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस होता है, मतलब लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगा और उनका साइज बढ़ेगा। और इस तरह के जो अल्सर होते हैं उसमें फैलने की टेंडेंसी होती है। ओके। नेक्स्ट जो अल्सर है वो है मिससेलेनियस अल्सर। मिससेलेनियस अल्सर में वेरियस डिजीज होते हैं जिसकी वजह से पैर में अल्सर हो जाता है। अल्सरेशन ऑफ लेग में बी एसोसिएटेड विथ वेरियस डिजीज लाइक डायबिटीज हो गया, एनीमिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया का मतलब ब्लड कैंसर से है। हम यहाँ सिर्फ डायबिटिक अल्सर की बात करेंगे। तो इसमें क्या ये होता क्यों है? इट डेवलप्स ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड आर्टियल डिजीज एंड आल्सो इम्यूनोपैथी। ओके। मतलब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है, मतलब नर्व इन्वॉल्व की वजह से, आर्टरी के डिजीज के वजह से और इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टियल डिजीज की। तो उसमें होता है सबसे ज़्यादा माइक्रो एंजियोपैथी, मतलब जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हाथ और पैर में होती हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो शुगर लेवल बढ़ा होता है उससे जाकर वहाँ पर शुगर प्रोटीन या लिपिड जम जाती हैं, जिससे वहाँ पर एक ब्लॉक बन जाता है, प्लग बन जाता है, और वहाँ से ब्लड फ्लो वीक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ओके। इसको मैक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, बट सम टाइम मैक्रो एंजियोपैथी भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नर्व इन्वॉल्व। इससे नर्व इन्वॉल्व होने से सेंसेशन लॉस होता है, मतलब पेशेंट को पेन का, नमनेस का या फिर पोजीशन का आभास नहीं होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोपैथी। इम्यूनोपैथी में जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं वो? स्टेप्टोफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास। ओके। इसमें आर्टियल डिजीज हो रहा है तो इसलिए ये डीप और पेनेट्रेटिंग होता है एंड ये पेनलेस अल्सर होते हैं। ओके। अकर्स ऑन द टोज एंड हील ऑफ फुट, मतलब ये पैर के जो अंगूठे हैं और एड़ी है उसमें ज़्यादातर होते हैं। ओके। इस तरह के अल्सर डायबिटिक फुट कराते हैं। ठीक है, डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप, जो कि है स्पेसिफिक अल्सर। स्पेसिफिक अल्सर में जो पहला आता है वो है ट्यूबरकुलस अल्सर। ट्यूबरकुलस अल्सर जो है वो मल्टीपल पेनलेस अल्सर होता है। मल्टीपल पेनलेस अल्सर का मतलब ये है कि वो एक जगह पर कई सारे हो सकते हैं या फिर पूरी बॉडी में ढेर सारे हो सकते हैं। ओके। तो ये पेनलेस अल्सर होते हैं बट सम टाइम पेनफुल होते हैं। और ये जो पेनफुल अल्सर होता है, पेनफुल ट्यूबरकुलर अल्सर होता है, वो ज़्यादातर टंग में पाया जाता है। यूजुअली सिचुएटेड इन द फेस, नेक, एक्जिला एंड ग्रोइन, मतलब इन जगहों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फेस पर, नेक पर, एक्जिला पर और ग्रोइन रीजन पर। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है और उसका जो एज होता है वो अंडरमाइंड होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जहाँ पर ट्यूबरकुलस अल्सर होता है वहाँ पर जो लिम्फ नोड होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, मतलब लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। और नॉन टेंडरनेस होता है, मतलब वहाँ पर दबाने पर पेन नहीं होता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है वो है मोन्टॉक्स टेस्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये पॉजिटिव आएगा हमेशा ट्यूबरकुलस अल्सर के लिए। इसके अलावा एक्सरे चेस्ट भी कराते हैं कभी कभार कि ये जो बैक्टीरिया आया है ये कहीं लंग्स से तो नहीं आया है, मतलब वहाँ भी तो कोई डैमेज नहीं है, इसलिए कराया जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओके। नेक्स्ट जो अल्सर है वो है सिफिलिटिक अल्सर, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैरेडम। इससे सिफिलिस कॉज होता है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये जो अल्सर है वो पेनलेस अल्सर है एंड बटन शेप्ड अल्सर है। ओके। नेक्स्ट जो अल्सर है वो है सॉफ्ट सोर। ये यूजुअली ऑकर्स ऑन जेनेटिलिया, मतलब जेनेटल ऑर्गन्स के आसपास होता है ज़्यादातर, और कॉज्ड बाई हीमोफिलस डोसेराई बैक्टीरिया। मल्टीपल पेनफुल अल्सर होता है ये, और इसमें येलो स्लग होते हैं। स्लग क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये डेड सॉफ्ट टिश्यू है और इससे प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है। और इसको टच करने पर इजिली इससे ब्लीडिंग होने लगती है, तो इट ब्लीड्स इजिली ऑन टच। ओके। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तीसरे टाइप को, मेलिग्नेंट अल्सर, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा या जानना होगा कि स्किन के लेयर्स के बारे में। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर्स होती है वो होती है एपिडर्मिस, बीच वाली जो लेयर होती है स्किन की वो होती है डर्मिस, और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस।
तो जो एपिडर्मिस होती है उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, ऊपर क्रेटिन की लेयर होती है और उसके नीचे स्क्यूमस सेल होते हैं, और उसमें मेलानोसाइट्स सेल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो होती है सेल वो होती है बेसल सेल्स। इनका काम है कि जब पुरानी सेल्स मर जाती हैं तो ये नए सेल को प्रोड्यूस करती है, नया सेल बनाती है। तो सम टाइम क्या होता है कि सन में जो यूवी रेज होते हैं, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है, उनकी वजह से इनके डीएनए डैमेज हो जाते हैं, बेसल सेल्स के डीएनए डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इसे बेसल सेल्स कार्सिनोमा कहते हैं। इसे रोडेंट अल्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे चूहे जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, उसी तरह ये अल्सर भी नीचे धीरे धीरे फैलता जाता है, इसलिए इसे रोडेंट अल्सर कहते हैं। ये मोस्टली फेस पर होता है, और फेस पे भी कहाँ होता है, ज़्यादातर लोब्यूल्स और एंड एंगल ऑफ माउथ को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसमें होती है। लोब्यूल्स कहाँ होते हैं, ये ईयर पिन्ना के पास में एक जो ये पॉइंट है इसे लोब्यूल्स कहते हैं। ऐसे ही जो लिप्स होते हैं और वो एक एंगल बनाते हैं, तो उसे एंगल ऑफ माउथ कहते हैं। उनके मिलाने वाली एक जो लाइन होती है इसके ऊपर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, और कभी कभार ये उस जगह पाए जाते हैं जहाँ आंसू बहता है। ठीक है, जहाँ टीयर बहता है, तो इसे टीयर कैंसर भी कहते हैं। इनमें स्लो ग्रोथ होती है। तो ये था हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसमें भी सेम होता है जैसे हम पिछले देखे थे। इसमें ये होता है बस कि जो एपिडर्मिस की स्क्वेमस सेल है उसमें सन एक्सपोज की वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ बॉडी के कई पार्ट में होता है, जैसे हेड हुआ, नेक हुआ, चेस्ट हुआ, अपर बैक है, ईयर्स में, लिप्स में, आर्म्स में, लेग्स में एंड हैंड्स में। ठीक है, ये डोम शेप्ड होते हैं, और रेड स्केली पैच ऑफ स्किन इसमें होता है। तो ये थे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो था वो बेसल सेल कार्सिनोमा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक अल्सर, जिसमें मैंने आपको अल्सर के बारे में बताया, अल्सर के एनाटॉमी और क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।